स्पेस युग की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों, सौरमंडल के आखिरी छोर और उससे भी परे भेजने में सफलता हासिल की है। इन प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई सालों का समय और सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत लगती है। इन मिशनों से जुड़े हुए वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते हैं कि ये मिशन ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करते रहे, पर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को जानबूझकर इन मिशनों को दूसरे ग्रहों या उनके मून्स पर नष्ट करना पड़ता है। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे मिशनों के बारे में जानेंगे जिसने दूसरे ग्रहों पर अध्ययन करते हुए अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, दूसरे ग्रहों और उनके मून्स का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कुछ प्रोब मिशनों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि उस ग्रह और उनके चंद्रमाओं में पनप रहे जीवन को किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। वही कुछ प्रोब मिशनों को जानबूझकर उस ग्रह पर मरने के लिए धकेल दिया जाता है ताकि वो अपने आखिरी समय में भी उस ग्रह के एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। ऐसे में हम एक एक कर ऐसे ही कुछ मिशनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैलीलियो मिशन की। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य एम जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों के सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर इसे जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लूम्स और अंडर वाटर ओशंस की खोज की थी। यह एक बेहद ही बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइसी मून की ओर गया था। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर समुद्रों में किसी प्रकार का माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि पोटेंशियली अर्थ जर्म्स और माइक्रोब्स से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके। और आखिरकार 2003 में यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया, पर अपने अंतिम दौर में भी इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में गोता लगाते हुए उसके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज पार्टिकल से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। दूसरा मिशन है मैसेंजर। मर्क्यूरी प्लैनेट हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे समीप मौजूद ग्रह है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 3 ही स्पेस मिशंस हैं जो कि इस ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दे पाए हैं। नासा का मैसेंजर यानी कि मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग मिशन इस ग्रह को ऑर्बिट में रहकर इसका स्टडी करने वाला पहला मिशन था। इस मिशन का मुख्य मकसद मर्क्यूरी ग्रह के जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड और केमिकल कॉम्पोजिशन का करीबी से अध्ययन करना था। इस मिशन को अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था। धरती के 1, वीनस ग्रह के 2 और मर्क्यूरी ग्रह के 3 फ्लाईबाइज को अंजाम देने के बाद यह मार्च 2011 में मर्क्यूरी ग्रह के एक स्टेबल ऑर्बिट में दाखिल हुआ। यह मिशन मर्क्यूरी ग्रह के ऑर्बिट में रहकर करीब 4 सालों तक इसके जियोलॉजी, सरफेस, कॉम्पोजिशन और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करता रहा। पर 2014 अंत में इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपडेट दिया कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और आने वाले कुछ महीनों में इसका फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और यह मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया और यह करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस से जा टकराया। इस टक्कर की वजह से मर्क्यूरी ग्रह के सरफेस पर एक विशालकाय क्रेटर भी बन गया, पर सूरज के बेहद ही पास मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिक धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से इस इम्पैक्ट और क्रेटर का स्टडी कर पाने में नाकाम रहे। पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2018 में लॉन्च किया गया बेपी-कोलंबो मिशन, जो कि 2025 में इस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचेगा, वह इस इम्पैक्ट क्रेटर और उसके सरफेस का करीबी से स्टडी कर सकता है। तीसरा मिशन है सैटर्न ग्रह का कैसिनी मिशन। कैसिनी मिशन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत बनाया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शनि ग्रह को ऑर्बिट करते हुए उसके रिंग्स, जियोलॉजी, कॉम्पोजिशन और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। कैसिनी मिशन को उसके हुगेन्स प्रोब के साथ 1997 में लॉन्च किया गया था। करीब 7 सालों की लंबी यात्रा और कई सारे ग्रेविटी एसिड्स के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। यह मिशन करीब 13 सालों तक शनि ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिस दौरान इसने शनि ग्रह और जीवन से भरपूर इसके मून से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोजी की।
जिसमें इसके मून टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन लेक्स और एनसेलाडूज में खोजा गया वाटर प्लूम्स व अंडर वाटर ओशन प्रमुख है। पर 2017 के अंत में वैज्ञानिकों को यह आभास हो गया था कि अब यह मिशन अपने अंतिम दौर में है और इसमें केवल कुछ महीनों का ही फ्यूल बचा हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसे कि हमें पता है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था। ऐसे में अगर यह ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता है कि भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक कर जीवन की संभावना से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन फैसला लिया। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी जरूरी जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिरकार इसका एंटेना भी नष्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मीटियोर शावर की तरह। चौथे मिशन का नाम है डीप इम्पैक्ट हिट्स कॉमेट। साल 2005 में नासा ने टेम्पल 1 नाम के कॉमेट का अध्ययन करने के लिए अपना 372 किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट उसमें क्रैश कर दिया था। कॉमेट्स को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल भी मानते हैं, जो कि असल में हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए स्पेस बॉडीज है। ये बिना किसी बड़े चेंजेस के कई बिलियन सालों से हमारे सौरमंडल में इधर उधर घूम रहे हैं। हम इनके सरफेस कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर का स्टडी कर हमारे सौरमंडल की शुरुआत और ग्रहों के निर्माण के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने स्टडी करने के लिए करीब 8 किलोमीटर विशालकाय टेम्पल 1 कॉमेट को चुना। इस मिशन में मुख्य रूप से 2 अलग अलग कंपोनेंट मौजूद थे, जिसमें से पहला एक 372 किलोग्राम वजनी इम्पैक्ट था, जो कि कॉमेट पर क्रैश होता, और वही दूसरा एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि इम्पैक्ट की तस्वीरें लेता और इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इम्पैक्ट के बाद निकले डस्ट का स्टडी कर जानकारियां धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजता। करीब 5 महीनों की यात्रा के बाद जून 2005 में डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट टेम्पल 1 कॉमेट के करीब पहुंचा और आखिरकार जुलाई 2005 में इसका 372 किलोग्राम वजनी इम्पैक्ट कॉमेट में क्रैश हो गया। इस इम्पैक्ट की वजह से टेम्पल 1 कॉमेट के सरफेस पर करीब 150 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा क्रेटर बन गया। मुख्य स्पेसक्राफ्ट ने इस इम्पैक्ट और क्रेटर की कई तस्वीरें ली और साथ ही इसमें मौजूद स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट ने इम्पैक्ट के बाद निकले डस्ट पार्टिकल्स में सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, स्मेक्टाइट, मेटल सल्फाइड्स और वाटर आइस की खोज की। भविष्य में नासा का डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन इस सूची में अपना नाम जोड़ेगा। यह मुख्य रूप से एक एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन मिशन है, जिसके अंतर्गत नासा के वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को डिडिमोस नाम के एस्ट्रॉयड में क्रैश करेंगे और फिर इसके ऑर्बिट में हुए चेंजेस का स्टडी करेंगे, ताकि भविष्य में किसी विशालकाय एस्ट्रॉयड के हमारे धरती से टकराने की स्थिति में वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए उस एस्ट्रॉयड के पाथ को चेंज कर सके। इस मिशन को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया जा चुका है, जो कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच डिडिमोस एस्ट्रॉयड से करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से टकराया। ऐसे में आपके अनुसार इन सभी मिशनों में से कौन सा मिशन सही और महत्वपूर्ण था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।